बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर लाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का वजूद कायम हो चुका है, लेकिन कुछ मामला सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर मैं मुसलसल बात कर रहा था, लेकिन आज फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों ऐसे जो है वो कैटेगरी के जो है वो लाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, जो लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो कि इस काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहते हैं। बहरहाल इसमें अभी कुछ अरसा हुआ है इसको, और इसमें कुछ मामला सामने आए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मामला था। एक तो यह है कि एक बड़ा पॉइंट सामने ये आया है कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के जो तीन मेन सब्जेक्ट है, इसको काउंसिल ने इसको निकाल दिया है कि ये नॉन हेल्थ सब्जेक्ट हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा काउंसिल में क्या इलेक्शन होंगे, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, और काउंसिल इस वक्त कितना काम कर रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मेरे आज के जो इस पूरे मामले के ऊपर जो पैनलिस्ट हैं मेरे साथ हैं जी, डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब, ये सदर आल पाकिस्तान माइक्रोबायोलॉजी एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट है। वेलकम कहते हैं जी आपको डॉक्टर साहब प्रोग्राम में। और मेरे साथ जी प्रोफेसर डॉक्टर शहाना अरूज काज़मी साहबा हैं, जो कि साबिक वाइस चांसलर रही हैं स्वाबी यूनिवर्सिटी की, और उसके अलावा सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रेसिडेंट हैं जी। और इनके साथ भी, मैडम के साथ भी बात करेंगे इस पूरे मामले के ऊपर। और मेरे साथ कोशिश करेंगे साबिक नायब सदर लाइट हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल इस्माइल जिस्कानी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जवाब लेंगे। सबसे पहले ये तीन सब्जेक्ट जो हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहाना अरूज काज़मी साहिबा, उनसे ये बात कर लेंगे कि वाकई ये हेल्थ सब्जेक्ट्स हैं या फिर नॉन हेल्थ सब्जेक्ट्स हैं। मैडम, सवाल आपके सामने रख दिया है, बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, thank you so much for inviting us to discuss this problem of registration of microbiologists, biochemists, biotechnologists. मैं प्रोफेसर शहाना अरूज काज़मी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, which was established in 1974, and I am the former chairperson Department of Microbiology, pro vice chancellor, University of Karachi। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत पुराने हैं डिसिप्लिन, जिनको बड़ा रिकग्नाइज दुनिया में किया गया है। 1957 में पहला डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी में पायनियरिंग एक्टिविटी हुई और वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। तो हमारे जो उस्ताद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली अनवर, उनको उस वक्त एहसास था कि ये कितना अहम सब्जेक्ट होने जा रहा है। तो हमारे बच्चे जो हैं ग्रेजुएट करके हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज़ में, फार्मा इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगहों पे हैं, और वो बहुत अरसे से बड़ी सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल का वजूद आया, और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। नहीं, लेकिन सर इनको तस्लीम नहीं कर रही इन सब्जेक्ट्स को। एक लेटर के जरिए इन सब्जेक्ट्स को नॉन हेल्थ सब्जेक्ट्स करार दे दिया गया है। ये बिल्कुल हेल्थ के सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको जो बताया अभी, हमारे तमाम स्टूडेंट जब फारिग होते हैं डिपार्टमेंट से तो वो डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और ये कि हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाते हैं, और पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह वो इन जगहों पे काम कर रहे हैं। मसला ये है कि एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के सब इंक्लूडेड था, 1 साल से इंक्लूडेड है, और इनको रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स भी इशू हुए हैं। तो अब वहाँ पे उन्होंने बैठ के जो है ये जो MLT है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर ये ना हो सब्जेक्ट्स उसके अंदर MLT में, तो उस MLT का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बगैर। तो वो उनको लाइसेंस इशू किए गए हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है मिस्टर जिस्कानी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट किस तरह बने मुझे नहीं पता, और प्रेसिडेंट भी किस तरह बने ये भी नहीं पता है, इलेक्शंस भी कुछ नहीं हुए हैं। इन्होंने एक दिन बैठ के, आप बताइए कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठ के ये तय कर सकता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को निकाल दीजिए, बायोकेमिस्ट को निकाल दीजिए, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट को निकाल दीजिए। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन मना कर दिया इनको देना, पहले दे रहे थे और अब मना कर दिया। तो हमने फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से बात की कि जनाब ये कैसे हो सकता है, ये तो
हेल्थ से रिलेटेड हैं। आप बताइए, कोविड में आपको पता है काम किसने किया था? कोविड में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट ने। और अभी भी जो वैक्सीन है, हर चीज के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है। तो आप बताइए, तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, ये इनको किसने कहा था कि ये निकालें? इनको किसके कहने पे निकाला और क्या वजह है? तो आज तक ये पता नहीं चला कि वजह क्या है कि इन्होंने लाइसेंस देना बंद कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि जो ये काउंसिल बनी है, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो तो अभी बने ही नहीं है, ना कोई इलेक्शंस हुए हैं, ना कुछ हुआ है। तो इन्होंने कैसे ये फैसले करने शुरू कर दिए? बिल्कुल ठीक है मैडम, ये बता दीजिएगा कि एचईसी और पीएमडीसी इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहती है? पीएमडीसी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है ये एमएस करवाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, उनके यहाँ बायोकेमिस्ट्री में होता है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर। तो वो तो रिकग्नाइज करते हैं इनको। और एचईसी तो जाहिर है कि सारा करिकुलम जो है माइक्रोबायोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, मोलेकुलर बायो, ये सारा करिकुलम जो है एचईसी से पास हुआ हुआ है। और जो डिग्रीज है बीएस की, ये देखिए ना, मेडिकल टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आया है डिसिप्लिन के तौर पे। ये सारे डिसिप्लिन्स तो 50s से चल रहे हैं और इनके ग्रेजुएट सारे में मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक डिसिप्लिन कल पैदा हुआ और उसको जो है आप रख लेंगे और ऑप्टोमेट्रिस्ट को आप लाइसेंस दे देंगे, हकीमों को लाइसेंस दे देंगे, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, बायोकेमिस्ट को नहीं देंगे। इनके बगैर तो आपकी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे नाजरीन के लिए मैडम आप क्या बताएंगे कि नेचर ऑफ जॉब्स क्या है इन डिग्री होल्डर्स जो जितने भी है ये सब्जेक्ट्स के नेचर ऑफ जॉब्स का बता दें मेरे नाजरीन के लिए। ये तो जी, ये तो एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भी सीनियर पोजीशन पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, और जो हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी हैं। तो अभी तो ये हुआ है कि जो लोग बेचारों ने एमएलटी नहीं किया और उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पर एएचपीसी पता नहीं किसके कहने से जाके उनसे कह रही है, एसोसिएट प्रोफेसर जो वहाँ लगे हुए, कि अरे आपने तो एमएलटी नहीं किया तो आपको तो नहीं आप पढ़ा सकते एमएलटी को। अरे एमएलटी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ानी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ानी है तो वो नहीं पढ़ा सकते। तो ये पढ़ाएंगे। इन्होंने कितनी पढ़ी है? एमएलटी वालों ने कितनी कम, यानी अगर 2-3 क्रेडिट आवर्स या 6 क्रेडिट आवर्स इन्होंने बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के कर लिए, तो आर दे एलिजिबल टू टीच दैट सब्जेक्ट? आप मुझे बताइए कि एमफिल पीएचडी नहीं पढ़ा सकते, एमएस नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ाएंगे? तो आप बताइए कि जिसने 3 क्रेडिट आवर्स पढ़े माइक्रोबायोलॉजी के, वो कैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा सकता है? तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर, एंड दिस हैज टू बी टेकन एट द लेवल ऑफ नेशनल असेंबली। जिन्होंने ये काउंसिल बनाई थी, उनको चाहिए, उनके पास उन्हें देखना चाहिए कि काउंसिल के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग कमेटी कोई है या नहीं। अगर कोई मॉनिटरिंग कमेटी है तो वो ये देखे कि ये किस तरह से ये लोग फैसले कर रहे हैं, कि कभी लाइसेंस दे रहे हैं, कभी लाइसेंस नहीं दे रहे। दे कैन नॉट डू इट। लेकिन मैडम यहाँ पे एक चीज़ ये भी सामने आई कि एक्ट के अंदर तो लिखा हुआ है कि आपके जो सब्जेक्ट शामिल थे, लेकिन जैसे ही काउंसिल ने कोई अपनी मीटिंग की उसमें जो है वो उन्होंने निकाल दिया इन 3 सब्जेक्ट्स को। जी, एक मीटिंग करके निकाल दिया, और उस मीटिंग में जो लोग थे वो तो एलिजिबल ही नहीं है माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पे बोलने के। उनके पास तो कोई डिग्री ही नहीं है माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की कि वो बैठ के निकाल दें हमारे लोगों को। ये कैसे हो सकता है ना? आपको तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स लेने हैं। और जी कोशिश करें, मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहूँगा कोशिश करें कि यहाँ पर नायब सदर साबिक लाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल अस्माइल जिस्कानी से अगर रब्ता हो सके तो हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे। जी 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 जी, बेचारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनके और ये कितने जो है वो इस वक्त डिग्री होल्डर पूरे दुनिया में मुतासर होंगे अगर ऐसा जो है वन साइड काम कर दिया गया है। हजारों की तादाद में, और उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। लेकिन क्योंकि एएचपीसी बन गई है तो उनके इदारे अब उनसे कह रहे हैं कि आप उनसे भी लाइसेंस लें। और जो सारे एडवर्टीजमेंट अब आ रहे हैं उसके अंदर भी ये लिखा जा रहा है कि एएचपीसी का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये फिर हमारे तो बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे। तो हम इस तरह की काउंसिल्स बनाएंगे कि हजारों जी बिल्कुल। जिस्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्माइल जिस्कानी साहब साबिक नायब लाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल नायब सदर रहे हैं। ये जिस्कानी साहब कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अस्माइल जिस्कानी साहब, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये नॉन हेल्थ सब्जेक्ट्स करार देकर निकाला गया काउंसिल की जानिब से, तो ये कैसे नॉन हेल्थ हो सकते हैं ये सब्जेक्ट्स? आप हमें थोड़ा सा बता देंगे? सर इसमें देखें, हमारे एक्ट में ये मौजूद ही नहीं है अलग से, तो उबाम पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी टेक्निकल कमेटी ने
उनको फिलहाल जो है वो साइड पे किया है। उसके लिए लीगल ओपिनियन और अलाइड हेल्थ की जो एक कमेटी हमने बना के उसको देख रहे हैं और एक्सपर्ट बिठा के, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन से भी हम कमेंट्स ले रहे हैं। जैसे अगर हायर एजुकेशन कमीशन बोलती है कि ये अलाइड हेल्थ में आते हैं, उसकी रेलेवेंसी भी जो है वो हमने हायर एजुकेशन से मंगवाई है। अगर वो कहते हैं जी ये अलाइड हेल्थ में आते हैं, तो हमें एतराज ये है कि वो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एक अलग डिसिप्लिन है उसके साथ वो नहीं आनी चाहिए, उनको सेपरेट होना चाहिए। जो हमारा एतराज ये है कि उनको एज ए सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, जैसे डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी को अलग से रजिस्टर किया गया 2U के तहत। इस तरह और भी हमने अलाइड की जो है दीगर डिसिप्लिन ऐड किए हैं। तो हम उसको ऐड करने के लिए कमेटी की है। जैसे हर कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसकी रिलेवेंसी आती है, हम इसको अलग कर देंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये 3 सब्जेक्ट्स जो है वो जो शेड्यूल था आपका उसमें शामिल नहीं था? ये शेड्यूल में ये 3 सब्जेक्ट एक्ट के जो शेड्यूल में शामिल नहीं थे? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं है। तीसरे नंबर पे आप अगर जाएंगे तो क्या बात कर रहे हैं? जो है आपकी उसमें लाइसेंस क्लियर कट जसकानी लिखा साहब, हुआ क्या बात कर रहे है हैं? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर ABCD जो है वो उसके पार्ट है। यानी जो अगर आप उनके MLT वाले अगर कोई स्पेशलाइज करें तो उसमें स्पेशलाइज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, उनकी फील्ड है वो जो मेडिकल लिखा हुआ है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या दूसरे वो जो ऐड हैं वो उनके पार्ट्स लिखे हुए थे, जो कि उसको वो समझ बैठे कि ये हमारा अलग से जो डोमेन है वो उसके अंदर हमारा डोमेन है। लेकिन MLT के जवाब ले लें जिसकानी साहब, जरा काइंडली जवाब ले लें। प्रोफेसर डॉक्टर शाहना अरूज काज़मी साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो सोसाइटी की सदर है माइक्रोबायोलॉजी की। जी मैडम, क्या कहेंगी आप? जी, मैं ये कह रही थी कि जसकानी साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि इनको अलग रिकग्नाइज किया जाए, कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का लाइसेंस दिया जाए। लेकिन इन्होंने जो कहा कि हमारा जो स्केड्यूल 1 है उसके अंदर ये मेंशन्ड है, लेकिन वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो आप मुझे बताइए कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में BS और MSc या MS या PhD कहाँ पर होता है? नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे डिसिप्लिन डालेंगे जो पढ़ाए नहीं जाते, जो पढ़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जो प्रैक्टिस हो रही है उनको डालिए ना। हम ये नहीं कहते कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज जो है उनको आप लाइसेंस दें, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, बायोकेमिस्ट को, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, ये हेल्थ के सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी आप लाइसेंस इशू करें। और ये जिम्मेदारियां आप छोड़े ना कि HEC कह देगा, कोर्ट कह देगा और फला कह देगा तो हम कर देंगे। अरे भाई, आप तो फैसले कर रहे हैं बैठ के, अभी आप लोग का इलेक्शन भी नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही अपॉइंट हो गए हैं, तो आप लोगों ने तो फैसले करने शुरू कर दिए हैं। तो फैसले आप इतने अहम डिसिप्लिन के खिलाफ फैसले क्यों कर रहे हैं? MLT वगैरह तो आप बताइए, बाद में डिसिप्लिन आया आपका, BS तो बाद में शुरू हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी 1957 से, बायोकेमिस्ट्री 1950 से चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत पहले से चल रहा है। तो इनकी डिग्रीज, अगर इनको आप हेल्थ नहीं कहते तो आप किस चीज को हेल्थ कहते हैं? जी मैडम साहब, असमल जिस्कानी साहब जवाब दें। जी देखें, मैडम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन मैडम से मेरी 2-3 मुलाकातें हो मैडम जवाब ले लें, जिस्कानी साहब को पूरा टाइम देंगे, वो बात बताएंगे। आपके सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल मैं मैडम की बात बिल्कुल तअम्मुल से सुनी है, और यही जो होना भी यही चाहिए कि एक दूसरे की बात तअम्मुल से सुनी जाए, बिल्कुल जवाब दिया जाए। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसको। देखें सर, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह हमने डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी को बाद में ऐड किया है, और इस तरह दीगर कोई भी डिसिप्लिन अगर रह गया है उस एक्ट में, तो वो जो है हम इसको देखकर उनकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देखते हुए हम इसको अलग से, जैसे इस वक्त हमारे पास है 30 डिसिप्लिन, 30 में अगर ये 2-3 मजीद ऐड हो जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इनका कहना ये कि हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हम आते हैं, तो हम एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इनको रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हम रेलेवेंसी पहले ले लें कि अलाइड में आते हैं या ये जो है वो दूसरी बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं या किसी और में आते हैं, उसका रेलेवेंसी बताना दूसरा जो है वो काम है हायर एजुकेशन कमीशन का। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है और हम हमारी टेक्निकल कमेटी और हमारी जो लीगल कमेटी है वो अपना रिपोर्ट्स दे के, रिकमेंडेशन दे के हम इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन अभी तो पता नहीं वो जो आपकी कमेटी का फैसला नहीं आया जिस्कानी साहब, इतनी देर हो चुकी है, ये हजारों स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पर लग गया है।
सर पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हो गई है, टेक्निकल कमेटी की भी हो गई है, दूसरी भी हो गई है। वो हमने रेलिवेंसी के लिए लेटर भेजा हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन। जैसे वहां से रिपोर्ट आती है, हम वो रिपोर्ट को देखते हुए अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन ऐड किया जाए ना। 30 हैं, अगर ये 3 ऐड होते हैं तो 33 34 अलग से हो जाएंगे। वैसे और इन 3 से आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं सर, हमारा देखिए, हमारे अपने हमारा एतराज हमारा नहीं है। ये मेडिकल जो लैब टेक्नोलॉजी है वो ये इनका कहना ये है कि ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी नहीं आते, इनको अलग आप एंटिटी जो है वो आप देख सकें। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब, उन्होंने तो सारा बता दिया है। थैंक यू सर। पहले एक्ट वाली बात क्लियर करें, वो करें एक्ट में जो शेड्यूल था उसमें शामिल नहीं थे। सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस्माइल जिस्कानी साहब जो थे, मेरी मुलाकात इनसे सन 2016 में हुई थी पैरामेडिक डे पर। उन दिनों में मैं पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था। मैंने जब तकरीर की बाहर आए तो जिस्कानी साहब से मुलाकात हुई। वो एक अच्छी खुशाइंद बात थी। बैकग्राउंड में मैं नहीं चाहता, मैं सर से ये पूछना चाह रहा हूँ। मैडम कुछ कहना चाहती हैं, एक मिनट आप वेट कीजिए। जी मैडम बताइएगा। जी मैं ये कह रही थी कि हमने कभी नहीं कहा कि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में रखें। हमने नहीं कहा कभी, और हम ना चाहते भी नहीं है ऐसा। ठीक है, हम चाहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अलग रजिस्ट्रेशन दें, बायोकेमिस्ट को अलग दें, और ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट को अलग दे रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने डिस्पेंसर को ऐड कर दिया तो आप इन तीनों को भी ऐड कर दीजिए। क्या डिस्पेंसर मेडिकल है? डिस्पेंसर जो है वो आपने मेडिकल एक्सेप्ट कर लिया और इसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो दीज आर डिलेइंग टैक्टिक्स। आप हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे मौजूद हैं, और AHPC के इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनको आपका लाइसेंस चाहिए, और जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो आप कब तक इनको फ्रस्ट्रेट करेंगे? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज काइंड ऑफ टॉर्चर टू आवर पीपल। सो बेटर डू इट क्विकली। कितने दिन हो गए, महीनों हो गए। आपको फेडरल मिनिस्टर ने बात की थी कि भाई कैसे निकाला आपने? पहले था तो निकाला कैसे आपने? ये तो बताइए ना। जब ये नाम लिस्टेड थे आपने निकाल दिए। तो आपकी टेक्निकल कमेटी में कितने एक्सपर्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट? लेकिन मैडम वो कह रहे हैं कि शामिल ही नहीं थे। कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने उसको शामिल इस तरह किया था कि सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ। तो इनको इतराज है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ना लिखे, उनको अलग लिखे। हमें भी यही इतराज है कि आप मेडिकल टेक्नोलॉजी में ना लिखे। हमारा बिल्कुल अलग स्टेटस, हमें अलग लाइसेंस मिलना चाहिए एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जी जिस्कानी साहब, बिल्कुल हमारा भी यही मौकफ है कि अगर तो फिर रौला क्या है? फिर तो रौला ही नहीं है, फिर खत्म करें। रौला है क्या? वो हमें हायर एजुकेशन कमीशन से सिर्फ रेलेवेंसी का उसके कमेंट्स आ जाए। कल को हायर एजुकेशन कमीशन कहती है कि ये अलाइड हेल्थ में नहीं आते। नहीं देखे आप तो डिस्पेंसर का आपने पूछकर जो है वो ऐड किया है। जी डिस्पेंसर तो हाँ, फार्मेसी काउंसिल से हमने पूछा है, हमारे पास रिटर्न में मौजूद है। हमने फार्मेसी काउंसिल से पूछा है कि क्या ये आप इसको ऐड करते हैं। वो फार्मेसी काउंसिल ने कहा कि नहीं, हम फार्मेसी टेक्नीशियन हमारे पास आएगा, डिस्पेंसर जो है वो हम टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे। हमने पूछा है उनसे। इवन हमने MCH टेक्नोलॉजी जो LHB आती है उसका भी हमने नर्सिंग काउंसिल से पूछा था, और नर्सिंग काउंसिल ने कहा कि वो अच्छा ये बता दें कि कब तक HEC से जवाब आपको आ जाएगा, ताकि आज इस प्रोग्राम में हर बात ऑन रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसे HEC का रिपोर्ट आती है हम अपनी रिकमेंडेशन दे दें। जी अपना पॉइंट के ऊपर आए जी डॉक्टर अहमद नईम साहब। आप अब सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया। आप अभी आपको कहाँ पे मसला आ रहा है? ये जिस्कानी साहब इस बात के गवाह हैं कि इस शेड्यूल पे सबसे पहले काम मैंने किया था। वो पुरानी बात है, पॉइंट के ऊपर आए ना, आज पॉइंट के ऊपर आए, पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ जी। ये शेड्यूल 1 मेरे हाथ में है। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर जो उसके सब्जेक्ट्स की हेडिंग्स थी वो क्यों नहीं लिखी गई? उसके बाद ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी लिखा गया है, इसके अंदर इसकी सब हेडिंग क्यों नहीं लिखी गई? तो मैं जिस्कानी साहब से एक सवाल पूछता हूँ कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ABCDEFG हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल वायरोलॉजी एंड मेडिकल मोलेकुलर बायोलॉजी,
ठीक है। सबसे पहले तो इन नामों से क्या MLT ये सब्जेक्ट पढ़ता है? सेकेंडली, ये नाम किसी बुक के चैप्टर लिखे गए हैं या कि ये फील्ड है? जसकानी साहब इसका नाम बताएं। लेकिन अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लिखा गया है तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पूरी दुनिया में कहीं पे कोई डिग्री नहीं दी जाती BS में, तो फिर इसका मतलब है ये माइक्रोबायोलॉजी की ही डिग्री है। माइक्रोबायोलॉजी इज द थर्ड ब्रांच ऑफ मेन ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। अगर कोई MBBS पढ़ रहा है तो वो माइक्रो इन्फेक्शन पढ़ रहा है तो वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है। MLT अगर कल्चर कर रहा है तो इनसे पूछे कि वो कल्चर MLT ने किससे सीखा था? वो तो माइक्रोबायोलॉजी से सीखा है। तो हुआ ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं असल में यही सब्जेक्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जी का मतलब कोई एक शोबा नहीं है जी। इसका मतलब जितने भी है लिखे कि गए वो सारे शोबे हैं, ये 7-8 सारे शोबे हैं। ठीक है। इसमें जिसने भी BS किया वो एलिजिबल है, उसमें शामिल आता है। यस शामिल है उसमें। यस। अब एक BS जिसने किया है या जिसने MLT किया है, दोनों बन गए टेक्नोलॉजिस्ट। असमैल जिस्कानी साहब से इसका जवाब ले लें। जी असमैल जिस्कानी साहब, आप इसका जवाब दे दें। सर बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ और तामुल से सुनिएगा। और ये सबसे पहले तो मैं भाई साहब के उस अल्फाज की मजम्मत करता हूँ जो कल इन्होंने गलत बयानी की है मेरे खिलाफ कि ये एक टेक्नीशियन है और इन्होंने डिप्लोमा किया है या इस तरह का उन्होंने अमल जो किया है वह उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं अलाइड विजन साइंसेज में ग्रेजुएट हूँ, बल्कि मैंने डिग्री सबूत के तौर पे आपको रात को भेजी थी। और दूसरा एक इन्होंने कल गलत बयानी ये की थी कि इसका टेन्योर जो है वो 3 साल का है, ठीक है, जबकि एक्ट में आप पढ़ लें कि वो 4 साल का टेन्योर है। जी ठीक 4 है साल हमें अगले साल 4 साल पूरे हो रहे हैं 2027 में। जी ठीक है। तीसरा ये कि इन्होंने कहा कि जी बाय इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होती है फला, ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन एक्ट में इलेक्शन का कहीं पे जिक्र नहीं है। इलेक्शन में लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन के थ्रू जो है वो मेंबर्स आएंगे। अब आते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के। देखिए मेडिकल नॉमिनेशन कौन करेगा ये भी थोड़ा वाज़ेह से बता देना ना। ये सूबाई गवर्नमेंट करती है, सूबाई। ठीक है ठीक है। अब आते हैं जी, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि जी हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, तो ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की एडवाइजरी कमेटी है और उनकी जो टेक्निकल लोग हैं उनकी तरफ से ये एतराज है कि अगर इनको आपने शामिल करना है तो आप अलग एंटिटी आप कर सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, बल्कि नहीं तो फिर एक्ट के नीचे ऊपर मेन सब्जेक्ट और नीचे सारे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो इनके एक इंटरनल पार्ट्स हैं, इसमें जो है वो उनकी स्पेशलिटी है, ये उनकी स्पेशलिटी है, यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटी है। यानी आप BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करने के बाद इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं। ये भाई साहब तो हमें कोई एतराज नहीं, ना ही आपके साथ दुश्मनी है, बल्कि मैडम शाहना खुद ये कह रही हैं कि आप इनको अलग से रजिस्टर यानी अलग से एंटिटी दे दें। ये मैडम शाहना का मौक़िफ़ है। नहीं ठीक है, उन्होंने ये कहा लेकिन करें तो सही ना, उनको लाइसेंस तो देना, काउंसिल में तो शामिल करें। फाइनल राउंड में एक आखिरी लीगल जो एक फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी कर रहे हैं ना ICC से। जैसे जवाब आता है ICC से हम कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं, हमें क्या है। नईम सादिक साहब, एक तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर कल जो आपने एलिगेशन लगाए हैं वो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, उन्होंने अपनी डिग्री भेजी हुई है। दूसरा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का तो कहीं एक्ट में लिखा ही नहीं है, नॉमिनेशन है। तीसरा वो कह रहे हैं कि जी 3 साल नहीं 4 साल, इनका जवाब दे दें आप। मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहला तो जवाब सर ये है कि आप इसका जवाब दें कि एक MLT इनके अंदर MPhil PhD या MS कर सकता है और ये उसकी स्पेशलाइजेशन है। अगर ये स्पेशलाइजेशन है तो ब्लड बैंकिंग की स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं लिखी गई, रीनल डायलिसिस की क्यों नहीं लिखी गई, डेंटल टेक्नोलॉजी की क्यों नहीं लिखी गई, ये बाकी सब की क्यों नहीं सब स्पेशलिटी लिखी गई। तो अगर ये बात ये करते हैं तो मुझे तो लगता है हमें आईनी अदालत में जाना पड़ेगा, वो आपका हक है जिधर भी जाना। लेकिन दूसरी चीज सर ये है कि सबसे पहले अगर सर की कोई हुई है दिल आज़ारी, मैं उसके लिए यहाँ पे मीडिया में बैठ के माजरत करता हूँ। मैंने कल भी जो बात की थी, मेरे मुताबिक इनका जो ओहदा था शुरू में टेक्नीशियन था, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, फिर मैंने बोला कि वो बाद में तरक्की होते होते चीफ टेक्नीशियन भी बन गए। अब शायद सुन लें, लेट मी कंप्लीट सर। तो उसमें मैंने बोला कि हो सकता है कि वो अभी ग्रेड 17 में भी चले गए हों। ठीक है। अच्छा, साथ मैंने ये भी बोला कि मेरे इल्म में नहीं है, चूंकि मेरे पास डिग्री उनकी नहीं है, वो डिप्लोमा होल्डर उसी जॉब पे जाता है, हो सकता है उन्होंने BS कर लिया हो। ठीक। तो मैंने उनको, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक अजम्पशन थी। इसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है नहीं, अब आपने माजरत कबूल कर ली है। मैंने कबूल कर ली है कि आपने वो डिग्री होल्डर है। डिग्री होल्डर है BS नॉट PhD। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन BS MS एज वेल एज PhD।
नहीं, लेकिन अब आप अपने साथ कंपैरिजन है ना करें। जी, अगर जी। आपने माशाल्लाह पीएचडी कर ली है तो आप मेरे जैसे बंदे को भी कहेंगे आप पीएचडी नहीं है। उनकी जो इज्जत बनती है सर, हम उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं। डिग्री डिग्री होती है ठीक है, और इस पे रिस्पेक्ट बनती है। ठीक है। दूसरी बात आपने सर, एक दो मेरे सवालों के जवाब गोल कर दिए हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये नॉमिनेशन है या ये सिलेक्शन है। हाँ, नॉमिनेशन जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की है, और ये खुद बता रहे हैं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का टेन्योर 4 साल है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लें कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है वो फिर अगला जब इलेक्शन होगा तो उसमें वोट नहीं दे सकता। यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि वो प्रेसिडेंट के लिए था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए था, एक्स या ऑफिशियो उसी मेंबर से मुराद कोई करंट सर्विस में रहते हुए बंदा काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकेगा। नहीं, वो उस इलेक्शन में जब शामिल नहीं हुआ, ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर आए, कौंसल नहीं बनी, उसके बाद उसको सूबों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने, और उनको करना था वहाँ से नॉमिनेट करके इन्होंने आना था 4 साल के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाना था, और उसके बाद वो लोग कहाँ अभी से 4 आने साल थे? नहीं ना हुए, 2027 में 4 साल हैं डॉक्टर वो अहमद साहब। सर लेट मी कंप्लीट। तो वो कहाँ से आने थे? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से वो उन लोगों ने आना था। फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स आते हैं, इन मेंबर्स ने प्रॉपर पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में यही तरीकाकार है। जी, तीसरी चीज सर ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? वो टेन्योर वाली बात कि 4 हाँ, साल टेन्योर वाली 3 या 4 हो, इसकी भी कंफ्यूजन जसकानी साहब ने क्रिएट की है। हमने कैसे? सदर साहब से ये डॉक्टर जदून साहब के थ्रू जी, हमने इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मांगी थी, ठीक है, ये जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये उसकी रिसीविंग भी है, लेकिन आज तक 15 दिन में जवाब देना था, आज तक इन्होंने जवाब कितना नहीं टाइम दिया। हो गया? कम से कम 3 महीने जी हो गए। जसकानी साहब, हमें टाइम भी जवाब खत्म मिला होने होता वाला तो मैं ये बात ना एक तो ये है करता। कि उन्होंने माजरत की आपकी डिग्री के हवाले से, अच्छी बात है। देखें, उन्होंने अगर कल बात की तो आज वो कह रहे हैं कि ठीक है आपकी अगर डिग्री है तो वो इसको तस्लीम करते हैं। आगे अब इसका जवाब दे दें। अभी उन्होंने जो सवाल उठाया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड मांगा था। सर इन्होंने जो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्होंने जो हमें नोटिस भेजा है, उससे पहले असद अब्बास नकवी और उसका जो एक जमीरुल हसन बुखारी साहब हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्ट कोर्ट में हमारे को पेश किया था। हमने पूरा रिकॉर्ड उनके साथ पेश किया, और वो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमने पूरी काउंसिल का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ठीक है, तो इनको भी दे दें, अगर नकवी साहब को दिया तो इनको भी दे दें। फिर जिसने मांगा है उसको नहीं दिया। उसका तरीका होता है ना, जी, उसका जी। तरीका ये होता है कि इंफॉर्मेशन कोर्ट में कोई अगर जाता है तो कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन सर्टिफाइड होते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दे सकते किसी को कि हर किसी को जो भी कहे कि आके हम उठा के उनको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट दे दें, ऐसा नहीं होता। वो कानून भी कुछ जो है जी, वो ठीक है। एक्ट आखिर में certified और मुझे ये बता दें कि अब ये जो मामला आज हमने उठाया है, आपने लिखा है HEC को जी सर, या आप आपने जैसे- एडवाइजरी कमेटी को लिखा है, जो भी है। नहीं HEC को अब वो हम आज प्रोग्राम में बता दें कि कितना टाइम मजीद लगेगा। सर देखिए, HEC से जैसे आता है हम अपना फौरी तौर इजलास बुला के, लेकिन अगला और- प्रोग्राम जब हमने करना है, हमने HEC का एक नुमाइंदा भी ले लेना है ताकि हाँ, बिल्कुल। बात क्लियर हो। जिसकानी साहब, बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल सर से मेरा एक सवाल है सर। सवाल कर लेंगे जिसकानी सर, साहब से। एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कौंसिल के पास एक तो शेड्यूल 1 में चेंज करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की है। फेडरल गवर्नमेंट हम बोलें तो नेशनल असेंबली, हम इसमें ऐड रिमूव नहीं कर सकते। हमारी कमेटी आप लोग बना सकते हैं। सर आप एक काम करें सर ना, लेट मी कंप्लीट सर। जी जी, दूसरा सर ये चीज़ है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि डिग्री का पूछेगा कि कौंसिल यूनिवर्सिटी से जिसने जारी की है, ठीक है। HEC का नहीं लिखा हुआ। हत्ता के अगर मैं डिग्री अपनी HEC को कहता हूँ वेरीफाई करे, ठीक तो है। वो भी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को लिखना था। हाँ। पूछ लेते हैं। तो जी, HEC के आप पास जवाब तो ये ले गए लेंगे। ही गलत जी, है। इस्माइल जिसकानी साहब जवाब दे दें। देखिए सर, आप सेक्शन 2 का यू पढ़ें, उसके अंदर जैसे हमने यूं डिस्पेंसर पढ़े को जी, निकाल लें। ठीक है जी, जी। तो जैसे हमने डिस्पेंसर को ऐड किया है, या इस तरह की अगर कोई भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में अगर कोई भी कोर्सेज आते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में होते हैं, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ये हमारे काउंसिल का डोमेन है। नहीं, लेकिन और ऐड तो दूसरी- कर सकते हैं, फिर इनको ऐड नहीं कर रहे, बाकी तो तो सर कर हम- सकते हैं। सर, हाँ आप ही मैडम, अभी जी, जी। मैडम से भी बात हमारी हुई है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे वहां से रिप्लाई आता है हम ऐड कर देंगे उसको एज ए सेपरेट एंटिटी। नहीं, यहाँ पर एक्ट के मुताबिक आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं।
वहां पर आप कह रहे हैं जी कि वहां से लिखा नहीं हुआ सर, आएगा। जैसे हमने नर्सिंग वालों से एमसीएच के बारे में पूछा, नर्सिंग काउंसिल से, जिस तरह हमने डिस्पेंसर के हवाले से फार्मेसी काउंसिल से पूछा, इस तरह जो है ये डिग्री की रेलेवेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। पर एंड पे एक बात ये बता दें कि जो लोग आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जल्दी जरा बता दीजिएगा, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तमाम कैटेगरीज, खा वो डिस्पेंसर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनके साथ या इंस्टीट्यूट है, आप क्या करेंगे? जी, उसके लिए हम जो है जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर नहीं होगा इंशाल्लाह बहुत अनकरीब जो है उनकी ब्लैक लिस्ट हम जारी कर रहे हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशन की, और उन इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनके बच्चों को हम रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम तमाम स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि फौरी तौर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, और इंस्टीट्यूशंस को भी कहते हैं आपके थ्रू, आपकी वसादत से, कि वो एक कौमी फरीजा अपना अदा करें। और नेशनल काउंसिल है हमारी पाकिस्तान लेवल की, अपना एक स्टैंडर्ड बनाती है, रेगुलेशंस करती है, एक जिस तरह पीएमबीसी डॉक्टरों के कॉलेज वगैरह ब्लैक लिस्ट करती है, नर्सिंग काउंसिल जो है नर्सिंग कॉलेज को ब्लैक लिस्ट करती है जो वहाँ उनके साथ रिकग्नाइज नहीं होता, उन तमाम अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और उनको अखबार में इशारा देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक इस्माइल सवाल और है। टाइम खत्म हो चुका राइट, है। हो गया सर। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जिस्कानी साहब भी टाइम देंगे, आप भी राइट देंगे। सर। बहुत शुक्रिया इस्माइल जिस्कानी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अहमद नईम साजिद साहब, और मेरे साथ मौजूद थी प्रोफेसर डॉक्टर शाहना अरूज काज़मी साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक। नाज़रीन, जाली नर्सिंग कॉलेज का जो धंधा इस वक्त भी जो है वो चल रहा है और कोई नोटिस अभी तक नहीं लिया गया। इस पूरे मामले के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। इस वक्त जो है वो करोड़ों रुपए कमाए जा चुके हैं, और लाहौर के बिल्कुल वस्त में जे रोड के पास शादमान का ये इलाका है, यहाँ पर जो है वो ये कॉलेज इस वक्त पाक कॉलेज ऑफ लाइट मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग की और दीगर मुफ्त स्टूडेंट से तकरीबन जो है वो यहाँ पर करोड़ों रुपए लिया गया है। और इसके जो सीईओ हैं अजीज़ुर रहमान साहब, वो बिल्कुल जनाब इन बच्चों का दाखिला किसी सूरत भी नहीं भिजवा रहे, क्योंकि दाखिला कैसे भिजवाएं, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है और ये फीसें खा चुके हैं और अभी तक कोई दायरा मुतहरक नहीं हुआ। इस पूरे मामले के ऊपर मैंने डीजी नर्सिंग पंजाब से थारा सगीर साहिबा से मैंने बात की है। आप पहले उनका जो एक मैसेज सुन लें, उसके बाद इस पूरे मामले के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्टर जनरल नर्सिंग बात कर रही हूँ। ये तमाम जितने रजिस्टर्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग होते हैं ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये जो एफिलिएटेड होते हैं डिप्लोमे, ये नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो कॉलेज रजिस्टर्ड हैं वो उसके ऊपर मौजूद हैं। देखें, अगर कोई इस तरह से खामोशी से किसी गली मोहल्ले में कोई कॉलेज खोल के बैठा हुआ है और उसके बाद बच्चे उसको फ़ीस दे रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो पीएनएमसी की वेबसाइट को देखें कि क्या ये कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। फ़ीस देने से पहले उसको ये देखना चाहिए, नंबर 1। फिर वो नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ देखें कि क्या ये कॉलेज उसके ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरह से बच्चे जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के बग़ैर, अच्छा फिर उनके पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन का प्रोफार्मा होता है, उनसे कहीं कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएं। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन आई होगी तो वो दिखाएंगे कि ये मेरे रजिस्ट्रेशन है। बच्चे बग़ैर रजिस्ट्रेशन को देखे क्यों फ़ीस जमा करा देते हैं। अब हमें तो बच्चे पता नहीं लगने देते कि भी हाँ हम कहाँ पैसे जमा करा रहे हैं। ये बाज़ दफ़ा कोई अलाइड हेल्थ साइंसेज के नाम से कॉलेज जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है, वो अंडरग्राउंड जो है वो नर्सिंग को भी डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जब तक कोई हमें बताएगा नहीं तो हम कैसे पकड़ सकते हैं। या तो हमारे पास अगर बच्चे शिकायत करें कि जी वो फ़लाँ बंदा जो है ना बग़ैर रजिस्ट्रेशन के उसने हमसे फ़ीस मांगी है, तो फिर ज़रूर हम भी इस पर काम कर रहे हैं। मोहतसिब बाला भी हमें बार बार लिखता है और हम भी एफआईए को भी लिखते हैं। अच्छी बात है आपने ये बात की है, आप इसको बल्कि एफआईए को दें, एफआईए इसके ऊपर एक्शन ले। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के भी अब ये नोटिस में आ गया, मैं इसे खुद भी देख लूँगी। और गवर्नमेंट ऑन ऑफ जब हमारे नोटिस में आता है हम उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेते हैं, हम जाके देखते भी हैं, विज़िट भी करते हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई कर दिया है पीएनएमसी में और उसके बाद जो है ना बच्चों के दाखिले करने शुरू कर देते हैं, ये ना तो इन्हें पीएनएमसी कहती है, ना इन्हें नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कहता है।
और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट इनको लोगों को इनकरेज करता है, बल्कि ऐसे जो फजूल लोग हैं इनको डिस्करेज करते हैं जो बच्चों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ इन सब के खिलाफ जो है ना एक क्रैक डाउन होना चाहिए। आपने भी अच्छा किया, हमें बताया, और जहाँ जहाँ से हमें पता चलता है हम उनको स्पेयर नहीं करते, ना ही हमारी गवर्नमेंट उनको स्पेयर कर रही है। ठीक है, थैंक यू। तो सुन लिया, डीजी नर्सिंग पंजाब साहबा कह रही है कि जहाँ पर अगर कोई खामोशी से मोहल्ले में गली में ये कॉलेज खोल ले तो उनको कैसे पता लगे। बहरहाल ये तो जो कॉलेज है पाक कॉलेज ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज, जनाब इन्होंने तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बिल्कुल धूम मचाई हुई है कि आकर दाखिला लें, और सादा लोग वालिदैन को लूट रहे हैं। ये जनाब जाली कॉलेज है, ना कोई इसकी जनाब कहीं पर रजिस्ट्रेशन है, ना कोई ये कहीं पर रजिस्टर्ड है, और अभी कोशिश ये कर रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं इनका दाखिला भिजवा दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड को रोकना होगा और इसके ऊपर मुख्तलिफ इदारों को मुतहरक होना होगा। मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि पाक कॉलेज ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेज शादमान में बिल्कुल एक हस्पताल साथ है जनाब, और यहाँ पर ये मामला इस वक्त पेरेंट्स बच्चे इतने परेशान हैं, ये करोड़ों रुपए का मामला है जी, और ये अपना बिजनेस चमका के बैठा हुआ है। ये जो इसकी इंतज़ामिया है या इसको जो CEO है रिजो रहमान साहब, बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये धंधा चला रहे हैं जनाब, कौन इनको पकड़ेगा। सीनियर सहाफ़ी इब्न अली अशरफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करते हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं जी। इब्न अली अशरफ साहब शादमान का इलाका लाहौर में, और ये दाखिले जाने होते हैं नर्सिंग बोर्ड के ज़रिए। पंजाब का जो नर्सिंग बोर्ड है 200 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 25 में भी दाखिला नहीं गया, 26 भी आ गया है, 2 साल होने वाले हैं। लेकिन अभी तक एक और बात भी सामने आई है कि जनाब ये मसूफ देख भी सकते हैं आप स्क्रीन पे, तैयार होकर बैठे हैं, लोगों को करोड़ों रुपए लूट के खा गए हैं जनाब। ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो दाखिला कैसे भेजेगा, ये कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं है तो दाखिला कैसे भेजेंगे ये। और बच्चों को जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ है जी, आज कल करते हैं, और तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है। क्या कहेंगे इस तरह के जो फ्रॉडिये लोग हैं जो नर्सिंग के शोबे को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की फीसें खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले हम DGN साहिबा से शुरू करते हैं। DGN साहिबा ने फरमाया कि तमाम वो रजिस्टर्ड कॉलेज जो है वो PNC की वेबसाइट पे मौजूद हैं, स्टूडेंट उन्हें बोर्ड की वेबसाइट बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि जो DGN पंजाब का ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब का ऑफिस है, वो क्या कर रहा है? उसमें इतना अमला मौजूद है, उसमें आपने एक दौर में विजिलेंस सेल भी बनाया था कि जो कि ऐसे कॉलेजेस को पकड़ने के लिए निकला था, और वो PNC की हदायत पर बनाया गया था, और तब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा भी था, उनको खैर सजाएं भी हो गई, ये एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मियाँ साहब को काने काछे कॉलेज नहीं है, कुमांगा मंडी में कॉलेज नहीं है, ये लाहौर के वस्त में कॉलेज शादमान मार्केट में मौजूद है। और जो डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब अपने आप को बताते हैं कि मैं गंगाराम का डॉक्टर हूँ, फ्रॉडिया है, नौसरबाज है, चोर है, उसकी वजह यह है कि ये बंदा 200 उन गरीब वालदैन के बच्चों के साथ खेल गया जिन्होंने अपने घर बार की चीजें बेचकर अपने बच्चों की फीसें जमा कराई होती हैं। मियाँ साहब, मैं ये गरीब क्यों कह रहा हूं? नॉर्मली होता ये है कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाले लोग जो हैं वो उन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुतवसत है या लोअर मिडिल क्लास है, ताकि वो कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके हमारे सरकारी अस्पतालों में या किसी भी जगह पे जाके अच्छी जॉब कर सकें, ऐसी जॉब कर सकें जिनसे उनका रोज़गार चल सके। अब होता ये है कि इस तरह के कॉलेज, ये तो आपने एक की निशानदेही की ना कि ये पाक कॉलेज ऑफ अलाइड साइंसेज चल रहा है, हेल्थ साइंसेज चल रहा है, इस तरह के लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में कॉलेज मौजूद हैं। ये कॉलेज जो डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब बताए बैठे हैं, जब इनसे हमारा राब्ता हुआ, आज मैंने गंगाराम एडमिनिस्ट्रेशन से और इंतजामिया से, FJ वालों से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, झूठ बोल रहा है ये आदमी, और इसने इसी झूठ के सहारे एक बड़ा अस्पताल बना के बैठा हुआ है। मियां साहब, मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि इसी झूठ के सहारे उसने जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो ये बताया कि वो गंगाराम के डॉक्टर हैं। डॉक्टर की हर कोई इज्जत करता है, उसको एक मोतबर शख्स जानते हुए लोग जो है वो अपने बच्चों को वहां पर तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। अब हुआ है क्या? अब मियां साहब 200 बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग गया। ये 5 से 6 करोड़ रुपया सिर्फ उनमें से ले गया 1 साल का। ये 2 साल की आप बात कर रहे हैं, 1 साल का तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया है जो कि वहां से हत्या चुके हैं। अब जब पेपर देने की बारी आई है तो स्टूडेंट्स ने जब एहतजाज शुरू किया तो यकीन मानिए कि वहां पे उन्होंने अपने गार्ड्स बुला के इन बच्चियों को हरासा किया। वो आप वीडियो भी चला रहे हैं, साथ वीडियो में ये कह रहे हैं जी कि पर्चे करवा देंगे, बच्चों को डरा रहे हैं बच्चे। और मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा जब हम आला अदलिया में या अदालतों में, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों में ये केस जाते हैं तो
हमेशा स्टूडेंट को इस बात की फेवर दी जाती है, FIA का ये केस बन जाए तो स्टूडेंट को ये फेवर दी जाती है कि यकीनन जो कॉलेज के मालकान हैं वो नौसरबाजों को जो है वो ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनसे रिकवरी भी करवाई जाती है। लेकिन इस कतई नज़र इस तमाम तर मामले के कि वो जो 2 साल उन्होंने पढ़ाई की है, 2 साल उनके ज़ाया हो गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? DGN साहिबा ने फरमा दिया कि जी आप बच्चे जो है वो इस चीज़ को देख के दाखिला लें। भाई कैसे दाखिला लें, उसका तरीकाकार क्या है? सवाल मेरा ये है कि ठीक है देख के दाखिला लें, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचा रहा है और बच्चे वहां पर जाके दाखिला ले लेते हैं, तो क्या DG नर्सिंग पंजाब या एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब इस चीज़ की इजाज़त देगा कि वहां पर कोई जो है वो एक सेंटर खोल के जो मर्जी कर ले? इजाजत देगा? कतई इजाजत जब उनके नोटिस में आ चुका है तो फिर भी कुछ नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया जा रहा। मियां साहब 1 हफ्ते से DGN साहिबा के नोटिस में है, तमाम लोगों के नोटिस में है, ये जो है वो जुबान ज़द आम है, बच्चे एहतजाज करते हैं डेली। वैसे मुझे उन्होंने कहा जी कि इसकी लोकेशन भिजवा दें आप, लोकेशन तो हर जगह इसकी मौजूद है। सब शादमान किससे नावाकफियत है? लाहौर के दरमियान में वस्त में बैठे हुए हैं, जेल रोड पे वाक़ शादमान मार्केट के पास ये कॉलेज है, क्यों नहीं इस पर रेड किया जा रहा? अब होता क्या है? होता यह है कि मियां साहब हमेशा निचला तबका क्लैरिकल स्टाफ ऐसे लोगों से मिला होता है, ये उनकी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। और ये कॉलेज कैसे डालते हैं ये इस पर मियां साहब बताना बड़ा जरूरी है। जब ये लोग इस कॉलेज बनाने का इरादा करते हैं तो चंद इसी तरह के छोटे लेवल के लोग जो कि DGN ऑफिस में हो सकते हैं, PNC में हो सकते हैं, वो इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि आप जो है वो पढ़ाना शुरू करें, बैजेस उठाना शुरू करें, हम जो है वो आपको एफिलिएशन इन डिप्लोमों की करवा देंगे। अगर आपकी एफिलिएशन ना भी हुई तो हम ABCD कॉलेज जो के एफिलिएट हैं उनके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं है, उनके कॉलेजेस से आपके बच्चों के पेपर दिलवा देंगे। तो ये फ्रॉड तो बहुत आम हो चुका है पूरे पंजाब में। ये तो लाहौर में आपने पकड़ा है, आप जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं तो ऐसे मुतअद्दिद कॉलेज हैं जो कि ऐसे कमरों में चल रहे हैं, जो कि एक कमरे का सरगोदा में भी इस तरह का कॉलेज है, वो भी सरगोदा में है, विहाड़ी में है, पाकपतन में है, सहीवाल में है। ऐसी मुतअद्दिद जगहों पर ये कॉलेजेस मौजूद हैं जहां पे ये एक एक दो कमरों में बैठ के जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो किसी दूसरे तीसरे कॉलेज से जिसकी एफिलिएशन मौजूद होती है, उनके पास मतलूबा तादाद बच्चों की पूरी नहीं होती, उनके कॉलेजेस से वो पेपर दिलवा देते हैं। अब हुआ ये, इसकी बदकिस्मती ये जाली डॉक्टर, ये नौसरबाज जो अजीजुर मान साहब, ये भी तो जुर्म है ना कि आप पहले बच्चों को रजिस्टर्ड ही नहीं, रजिस्टर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, बाद में आप खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर देते हैं। ये किसकी कोताही है? ये यकीनन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की, DGN पंजाब की कोताही है। मैं आपको बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताऊंगा। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का कोई रोल नहीं इसमें। क्यों नहीं, किस तरह रोल नहीं है? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का रोल है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जब एफिलिएशन दी है या एफिलिएशन देनी है तो यकीनन इस बात को यकीनी बनाएं कि वो वहां पर विजिट करें, विजिट करने के बाद ही एफिलिएशन देते हैं ना। लेकिन वो मामला भी बिल्कुल एक अलग है। विजिट क्या करें, जब कोई SOP पूरी नहीं करता तो उसको क्या वो रजिस्टर कर ले, कैसे रजिस्टर करें? तो मियां साहब फिर रौला तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मसला अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। इन्होंने जो है वो SOP पूरे नहीं किए, जिसके बायस जो है वो ये 200 बच्चे, और वो उन घरों के बच्चे जो मैं समझता हूं, पहली तो बात यह है कि जब तक एफिलिएशन नहीं होती पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ, ये जुर्म है कि किसी एक बच्चे का भी दाखिला करें। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको बिल्कुल जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। और मियां साहब अगर ये बबांगे दोहल ये जुर्म हो रहा हो, हर जगह जो है वो पूरे पंजाब में ये जुर्म हो रहा, तो फिर हम कसूरवार किसको ठहराएं? मियां नवीद या इब्न अली तो उसके कसूरवार नहीं हो सकते ना। उसके कसूरवार तो वो अदारे हैं जो कि इनको एफिलिएट करते हैं, जिनका ये काम है इनको रेगुलेट करना, और जिनका ये काम है कि अपनी टीमें भेज के उस जगहों को चेक करना जहां जहां पर कॉलेज मौजूद है। मुझे ये बताइए कि PNC अगर किसी चीज जगह को एफिलिएशन देती है, किसी कॉलेज अदारे को एफिलिएशन देती है, तो मियां साहब दोबारा वहां पर चक्कर लगाना गवारा नहीं करते। वो एक दफा आते हैं, वहां एफिलिएशन दे के चले जाते हैं, मतलूबा सीटें दे के चले जाते हैं। जब सीटें बढ़ाने की बारी आती है तो उधर बैठे बैठे ही सीटें बढ़ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अदारे मौजूद हैं मियां साहब, इन्होंने नर्सिंग के प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, पाकिस्तान में काम हो रहा है। हर साल जो है PPSC के थ्रू नर्सें आती हैं। अगर जो है वो ये मेल नर्स या फीमेल नर्स इसी तरह के आने हैं या इस तरह इस अदारों से पढ़ के आने हैं, ये तो इनका तो 2-2 साल के डिप्लोमे हैं। ये तो LHV, उसके अलावा CNW, इस तरह करके इनके जो बेचारे स्टूडेंट हैं, और वो पता नहीं कहाँ से फीस लाए होंगे अपने पेरेंट्स से, और वो पता नहीं कैसे जो है वो दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतने वो खौफ पैदा कर दिया गया है इस नर्सिंग कॉलेज में कि जनाब वो बच्चे बात, आप पहले एहतजाज कर रहे थे और जब हमने एक प्रोग्राम किया तो उनको कहा कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। उनको इतना डरा दिया गया उन बच्चों को, और दारे खामोशी से बैठे हुए हैं। मियां साहब मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में जो है वो नर्सिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, DGN का पूरा डिपार्टमेंट है, PNC मौजूद है। ये क्यों नहीं एक्शन और ले ये रहे? NOC लेना होता है मुतलका सूबाई महकमा सेहत से, उसके बाद फिर ये कॉलेज बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मियां साहब।
50,000 किस्म की फॉर्मेलिटीज हैं जिसे आपने पूरा करना है। पूरा करने के बाद विजिट होना है, विजिट में मतलूबा बिल्डिंग होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, उसके अलावा जो है वो बाकी चीजें मौजूद होनी चाहिए, जिसके बाद एफिलिएशन होती है, आपको अप्रूवल मिलती है, इन डिप्लोमों की भी इवन। अच्छा, अब हो ये रहा है कि भी यहाँ पर तमाम तर इस तरह के जो कॉलेजेस मौजूद हैं ये किसकी शय पर चल रहे हैं? असल सवाल तो ये है कि अब हमने इसकी निशानदेही की है, तो निशानदेही के बाद जो है वो एक्शन कोई नहीं हो रहा, तो ये किसकी शय पर चल रहे हैं? कोई ना कोई पीछे तो है। बिल्कुल है, ये मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि पीएनसी के कुछ लोग मिले होते हैं, डीजी ऑफिस के कुछ लोग, डीजीएन जो डीजी डायरेक्टर जनरल नर्सिंग का ऑफिस है उसके कुछ लोग मिले होते हैं। ये तमाम लोग मिलकर जो है वो ऐसे लोगों को हलाशरी देते हैं कि आप जो है वो शुरू कीजिए, हमें जो है वो आप मुबैना तौर पर रिश्वत दीजिएगा या हमें पैसे दीजिएगा, हम आपका जो है वो काम चला देंगे। मैंने तरीकाकार जैसे आपको बताया कि होता यह है कि पहली इनकी कोशिश ये होती है कि साल डेढ़ दो में हम जो है वो एफिलिएशन ले लेंगे, अगर ना ले सके तो किसी ऐसे कॉलेज को जिसके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं है, जगह पूरी नहीं है, उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है, उनके साथ जो है वो ये एक मकरूह धंधा मियां साहब बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। अब मैंने फिर आगाज में ये बताया था कि यहाँ पर पढ़ने वाले कौन लोग हैं? यहाँ पे पढ़ने वाले वो लोग हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। 2025 में दाखिला नहीं गया इनका, फीसें लेते रहे हैं ये मसूफ। बिल्कुल अजीज़ुर रहमान साहब मियां साहब 2025 में 26 में और ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप इसकी निशानदेही ना करते तो ये आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि सप्ली में भी ऑप्शन मौजूद है, तकरीबन उसमें भी पूरा एक साल आपको मिल जाता है कि आप जो है वो बच्चों की एफिलिएशन करवा के सप्ली में उनके पेपर दिलवा सकते हैं। लेकिन अब ये तीसरे साल में भी इनका यही प्लान होगा, ये इनको जो है वो कोई कहानी सुनाएंगे, बच्चों को कहेंगे जी एफिलिएशन की तरफ जा रहे हैं, कोई एक आध क्लर्क आके उनको को हौसला तसल्ली देगा, जो को बहुत नहीं मानेगा उसको जो है वो पुलिस का डरावा देंगे, जो उससे भी आगे चला जाएगा उसकी फीस वापस कर देंगे। ये तरीका कार है। नहीं, अगर ये बच्चे बाहर निकलते हैं रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हैं तो फिर इनको कौन रोकेगा? फिर तो पुलिस भी इंटरफेयर करेगी, फिर तो दारे भी मियां साहब मैं कहता हूं कि ये अजीज़ुर रहमान इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इन पे FIR की जाए, इनको जो है वो ना सिर्फ पाबंदे सलासल किया जाए बल्कि ऐसी सजा दी जाए कि उन तमाम नौसरबाजों को ये पैगाम पहुंच जाए कि इन बच्चों के फ्यूचर से नहीं खेलना। उन तमाम बच्चों को, उनके वालिदैन को ये पैगाम पहुंच गया, को हौसला तसल्ली कोई अदारा तो सामने आए। अब हर काम जो है वो एहतजाज और पुलिस पे रख दिया जाए। मतलब मुझे ये बताइए, बच्चे इस एहतजाज में ये डिमांड कर रहे थे कि खुदारा चलो फीस वापस दे दें। आखिरी गरीब आदमी का फीस वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी नहीं दी जा रही। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि गरीब वालिदैन का आखिरी फिर ऑप्शन यही बच जाता है कि जो हमने अपने बच्चे का 2, 4, 5 लाख रुपया भरा है 2 सालों में, वो खुदारा वही हमारा वापस कर दें, हम जो है वो उससे को जो है वो बच्चे को कहीं और पढ़ा लें। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि 2 साल जो बच्चे के स्टूडेंट्स के ज़ाया हो गए उसका जिम्मेदार कौन है? अब वो अभी पता भी कुछ नहीं है कि आगे भी ज़ाया ही टाइम है और पैसे भी ज़ाया ही हैं बच्चों। मियां साहब एक बिल्डिंग जिसका किराया 1.5 लाख होगा, ठीक है, चंद वहां पे कुर्सियां और टेबल रख लें, एक अच्छा सा ऑफिस बना लें और खुद पेंट कोट पहन के वहां से बैठ जाए, अनारकली से खरीद के अच्छे अच्छे पेंट कोट पहन के, तो आप मुअज़्ज़ज़ बन के किसी भी अदारे के मालिक बन के वहां बैठ जाएंगे। उसके बाद आपका नौसरबाजी का आगाज शुरू हुआ चाहता है। उसके बाद वहां पर चेक करने वाला कोई नहीं है कि भी आप क्यों नहीं चेक करते कि लाहौर जैसे शहर में जहां पर इतने कॉलेजेस मौजूद हैं उनको जो है विजिट कर लिया जाए। देखते हैं जी, इसको फॉलो करेंगे। और डीजी नर्सिंग पंजाब की जानब से कहा गया था कि जो लोकेशन भेज दें वो भी हम भेज देंगे। बहरहाल हम अपना फ़र्ज पूरा करेंगे। बहरहाल ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है और करोड़ों रुपए बच्चों को वापस नहीं किए जा रहे, साल तो ज़ाया हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन जो है वो इस मामले को मुसलसल देखते रहेंगे। आज इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।